गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन दी मॉम स्पॉट बाय ज्योति। आई रियली विश कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो जैसे आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। एंड अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरे डिलीवरी ब्लॉग्स को जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड बात करते हैं मेरी सी सेक्शन स्टोरी के बारे में। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई विल से कि अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप मेरा आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करो एंड आपको सारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन माय सी सेक्शन स्टोरी। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होनी है या आपको पहले से कैसे पता था, आपको पहले से कैसे पता था कि आपको इस दिन पे इस टाइम पे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना है, इतने बजे आपका ऑपरेशन होने वाला है, ये सब आपको कैसे पहले से एडवांस में पता था। तो गाइस, ये मुझे सब इसलिए पता था क्योंकि मेरी जो डिलीवरी है वो होने वाली थी सी सेक्शन एंड इट वाज अ प्लान्ड सी सेक्शन डिलीवरी, इसलिए मुझे सारी चीजें वेल इन एडवांस पता थी ऑलरेडी पहले से। अब मैंने सी सेक्शन डिलीवरी को क्यों ऑप्ट किया खुद से, उसके पीछे एक रीजन था क्योंकि मेरे जो AFI लेवल की मात्रा थी, आई वुड से AFI लेवल जो था बॉडी में वो लास्ट में बहुत ज़्यादा हो गया था, उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड वो बेबी के लिए धीरे धीरे थोड़ी सी डेंजरस होती जा रही थी। इसलिए डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हम डिलीवरी को अर्ली करेंगे। तो मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो थी 7 जैन, बट जो मेरी डिलीवरी हुई है एक्चुअल वो हुई है 21 दिसंबर को। तो आई कैन से 9 डेज एंड 6 डेज 15 डेज के पहले मेरी डिलीवरी हो गई है। तो 36 वीक में मेरी डिलीवरी जो थी वो हो गई थी, 36 वीक 5 डेज में या मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो हमने इसलिए सी सेक्शन डिलीवरी को ऑप्ट किया क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दे विल ट्राई फॉर दी नॉर्मल डिलीवरी, बट उसमें उन्होंने कहा था कि पानी बहुत ज़्यादा है तो बेबी को बाहर खींचने में प्रॉब्लम होने वाली है। दे विल ट्राई टू रप्चर दी वाटर बैग एंड उसके बाद वो बेबी को बाहर निकालने का ट्राई करेंगे। बट आई डिडंट वांटेड टू टेक एनी रिस्क विथ माई बेबी। तो मैंने उनको खुद से रिक्वेस्ट की कि एक काम करो, अगर इतना ज़्यादा रिस्क है, इतना प्रॉब्लम है, कोई गारंटी नहीं है कि नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आ रहा है या सी सेक्शन के थ्रू आ रहा है। मेरा सिर्फ कंसर्न मेन ये है कि मेरा बेबी जो है वो एकदम अच्छे से आराम से सेफली हेल्दी बेबी बाहर आ जाए। तो मैंने इसलिए खुद से सी सेक्शन जो डिलीवरी है उसको ऑप्ट किया था एंड इस वजह से मुझे पता था कि मेरी डिलीवरी जो है वो इस दिन पे होने वाली है। डॉक्टर ने हमें 18 से 21 के बीच में एक डेट सिलेक्ट करने के लिए कहा था कि आप इसमें से एक डेट चूज कर लो, उस पर हम आपकी डिलीवरी जो है वो कर देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं जितनी लास्ट की डेट ले सकती हूँ उतना मैं आगे जाने की कोशिश करती हूँ, जिससे मेरा जो वीक है वो थोड़ा सा और आगे कवर हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस डेट 21 दिसंबर एंड उसमें डॉक्टर ने मुझे ऑलरेडी बोला था कि हम आप मॉर्निंग में आके एडमिट हो जाना 8 बजे एंड हम 11 बजे के आसपास आपकी डिलीवरी कर देंगे, प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे हम करना। तो जैसा मैंने प्लान किया था तो मैं उस दिन 21 दिसंबर के दिन मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग वहाँ पे पहुंच गए थे। 8 नहीं, हम 8:15 के आसपास हम हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। 12:13 पे जो मेरी बेबी है वो इस दुनिया में आ गई थी। तो जैसा डॉक्टर ने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ ऑलमोस्ट उस टाइम पे ही हो गया था। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो हम 8:15 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुँच गए थे। हम जैसे ही हॉस्पिटल गए एंड जो हम डिलीवरी वाला वार्ड है वहाँ पे गए तो उन्होंने तुरंत उसके बाद मुझे कुछ फॉर्म दिए फिल करने के लिए। उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स मांगी, मेरी कोई मेजर सर्जरी हुई है क्या, मुझे पहले कुछ एनेस्थीसिया वगैरह कभी दिया गया है क्या, हमारे सारे वैक्सीन कवर हुए हैं क्या, ब्लड टेस्ट लास्ट वाले कब हुए थे, वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने मांगी। वो सब उन्होंने फॉर्म तुरंत फिल करवाने चालू कर दिए, काफ़ी जगह साइन वगैरह लिए मेरे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ड्रेस दे दिया चेंज करने के लिए। उन्होंने बोला ये आपका ड्रेस है, ये आप इसे चेंज करके आ जाओ। और उन्होंने कहा कि जो भी अंडरगारमेंट्स है वो सारे रिमूव कर देना, आपको सिर्फ ये ड्रेस पहन के आना है। तो मैं वो ड्रेस वगैरह चेंज करके आ गई एंड ये विद इन अ फ्यू मिनट्स हुआ। मतलब इतना फास्ट काम होता है ना कि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी डिले नहीं होता, तुरंत मैं ड्रेस चेंज करके आ गई। उसके बाद उन्होंने मुझे बेड पे लिटा दिया एंड मुझे कुछ सलाइंस वगैरह लगा दिए क्योंकि मैं एक तो रात भर से भूखी थी, प्यासी थी, तो मुझे भूख बहुत लग रही थी। तो उन्होंने बोली थी कि थोड़ा सा पानी दे दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं भी सलाइन लग जाएगी ना तो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मुझे सलाइन लग गई, एक हाथ में सलाइन लग गई, यहाँ से मेरा NST भी चालू हो गया था। तो उसमें मैंने आपको ब्लॉग वीडियो में ऑलरेडी दिखाया हुआ है, मेरी बेबी की हार्ट बीट सुनाई है मैंने आप लोगों को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको मेरे बेबी की हार्ट बीट सुनने मिलेगी। मेरा NST वगैरह चालू हो गया था एंड यहाँ से मुझे सलाइन लग रही थी, कुछ उसमें सलाइन में इंजेक्शन के थ्रू भी कुछ इंजेक्शन वगैरह भी डाल रहे थे। तो ये सारा प्रोसेस चालू हो गया एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड को भेज दिया रजिस्ट्रेशन वगैरह
करने के लिए, जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के लिए भेज दिया। मेरी मॉम भी मेरे साथ आई थी, वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो इस तरीके से मेरा जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो इस तरीके से मेरा एनएसटी भी चल रहा था, साथ में सलाइंस भी चल रहे थे। जैसे ही सलाइन लग गए उसके बाद मुझे ना जो भूख वगैरह थी, प्यास वगैरह थी लगना, वो सब बंद हो गई। एंड मैं मस्त एकदम ना अपनी बेबी की जो हार्ट बीट है वो एंजॉय कर रही थी। एंड एनएसटी जब हो रहा था ना, उसके साथ में ही बीच बीच में मेरा कई बार बीपी चेक हो रहा था। तो कई बार बीपी लगा के ही मशीन थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले जाते थे। तो इस तरीके से बार बार बीपी मेजर होता रहता है डिलीवरी के पहले भी, कि आपका बीपी वगैरह सब ठीक है। क्योंकि अगर बीपी में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है तो उनको तुरंत ऑपरेशन का तैयारी करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे साथ में चल रही थी, बार बार बीपी मेजरमेंट मेरा चल रहा था। मेरा एनएसटी हो गया, उसके बाद जब मुझे सलाइन वगैरह लग रहे थे उस टाइम पे भी मेरे बेबी के मूवमेंट इतने ज़्यादा शार्प थे। आई लिटरली ट्राइड टू कैप्चर दोज मूवमेंट, क्योंकि तब उस टाइम पे रवि वॉज नॉट अवेलेबल देयर, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को बैठने नहीं दे रहे थे। क्योंकि वो एक कॉमन एरिया जो होता है जहाँ पे आपको पहले एडमिट किया जाता है बिफोर आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के पहले। तो हम लोगों को डायरेक्ट एडमिशन के तुरंत बाद रूम अलॉट नहीं हुआ था। एक जो कॉमन एरिया होता है जहाँ पे सारी जो भी डिलीवरी वाली फीमेल्स होती हैं उनको वहाँ पे एनएसटी वगैरह के लिए, सलाइन लगाने के लिए वहाँ पे एडमिट किया जाता है। तो मैं उस एरिया में थी एंड वहाँ पे मेरे बेबी के मूवमेंट इतने शार्प थे, मतलब बेबी ऐसे ऐसे घूम रही थी पेट में एंड मुझे वो ना दिख के आ रहा था। बट आई ट्राई टू कैप्चर इट, लाइक मैंने मोबाइल को ऐसे पकड़ा एंड ट्राई किया, बट वो ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। तो मुझे लास्ट मतलब कुछ घंटे पहले, मतलब आप कह सकते कुछ घंटे या कुछ मिनट्स पहले भी बेबी के मूवमेंट फील हो रहे थे डिलीवरी के पहले। तो इस तरीके से मेरा एनएसटी हो गया। उसके बाद मुझे सलाइन लगे हुए थे। फिर उसके बाद ना एक जो हेल्पर आती है, असिस्टेंट रहती है हॉस्पिटल में, वो आई और उन्होंने उसके बाद आके ना मेरा जो ये वजाइनल एरिया है उसको शेव किया, उन्होंने उसको क्लीन किया। तो ये बात मुझे ऑलरेडी पहले से पता था कि होता है, क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता होता है। बट मैं उसके ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर थी, क्योंकि वो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लाइक कोई और आके आपके वजाइनल एरिया को क्लीन कर रहा है, थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। बट आई वॉज रेडी फॉर दैट। तो इवन अगर आप वैक्सिंग है वो करके जा रहे हो वजाइनल एरिया का, तो भी उसके बाद भी वो क्लीन करते हैं। तो भले आप वैक्सिंग करा के जाओ नहीं करा के जाओ, आपका वजाइनल एरिया वो लोग क्लीन करने ही वाले हैं। वहाँ पे एक हेल्पर होती है जो आके जितनी भी सारी फीमेल्स वहाँ पे हैं सबका वजाइनल एरिया वो क्लीन करके जाती हैं, ताकि वहाँ पे कुछ भी हेयर्स ना रहे, ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ इन्फेक्शन होने के चांस ना रहे, इसलिए किया जाता है। तो वो होने के बाद में वो उन्होंने क्लीन कर दिया। उसके बाद ना आपको ना स्टूल क्लियर करने के लिए आपका पूरा टमी क्लियर हो, स्पेशली मेरा जो सी सेक्शन था उसमें आपका टमी क्लियर रहे, आपको डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए आपको ना एनिमा करके एक जो मेडिसिन जैसी होती है वो आपको दी जाती है। तो वो आपको आपके एनस में पीछे के साइड से दी जाती है, ताकि आपका जो भी पेट में कुछ भी स्टूल वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। तो जैसे भी उन्होंने मुझे दी उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे बोला कि जैसे प्रेशर आए तुरंत भाग के वॉशरूम चले जाना, रुकना मत, क्योंकि एकदम झटके से प्रेशर आता है। तो जैसे उन्होंने मुझे दिया उसके 5 मिनट के अंदर ही मुझे प्रेशर आ गया एंड मैं तुरंत वॉशरूम चली गई। वॉशरूम जाके आई मैं, उसके बाद मैं वापस आके लेट गई, उन्होंने मुझे वापस से सलाइन लगा दिया एंड ये होके आई थिंक ऑलमोस्ट कुछ 1-1.5 घंटे हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में एंड उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी नॉर्मल चल रही थी। एक्चुअली डॉक्टर को थोड़ा सा आने में डिले हुआ इस वजह से, अदरवाइज मेरी जो डिलीवरी है वो 11 के आसपास ही हो जाती, बट डॉक्टर मैम जो है वो थोड़ा सा लेट आए, इस वजह से थोड़ा सा जो मेरी डिलीवरी है वो डिले हो गई जो प्लान टाइप था उसके अकॉर्डिंग। उन्होंने मुझे एनिमा वगैरह दे दिया था, मेरा सब कुछ क्लियर था एंड जैसे ही मुझे ड्रेस ऑलरेडी चेंज करवा दिया था उन्होंने। तो जैसे ही मेरी डॉक्टर आ गई तो वो आई, उन्होंने मुझे हाय बोला, कैसे हो बोला, मैंने उनको बोला हाँ मैं ठीक हूँ मैम। तो फिर मैंने देखा कि डॉक्टर मेरी आ गई हैं, वो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो पेशेंट को अंदर ले लो। तो मॉम एक्चुअली वहाँ पे थी भी नहीं। फिर मैंने रवि को तुरंत फ़ोन करके बुलाया कि रवि आ जाओ, ये लोग अंदर ले जाने के लिए बोल रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने बोला कि रुको मुझे वॉशरूम जाना है एक बार। तो फिर मैं वॉशरूम गई फटाफट से। उसके बाद हम वो वीडियो ठीक से ले भी नहीं पाए मेरे जाने का, क्योंकि वो इतना फास्ट था ना। तो उन्होंने बेड साइड में रखा है, मुझे वो वॉक करा के ही लेके गए। तो मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था कि यार मेरे को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं, मुझे डायरेक्ट वॉक करा के लोग लेके जा रहे हैं। तो वो मुझे इस तरीके से वॉक करा के ही ले गए, स्ट्रेचर वो साइड से अलग से लेके गए। तो फिर जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि एक ऑपरेशन थिएटर है। तो दिस इज द सेकेंड टाइम मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई। मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ की एक बहुत
बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी कुछ साल पहले 2018 में। मेरा एक हेड का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था एंड उस टाइम पे मेरी एक सर्जरी हुई थी, इस वजह से मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी। हालांकि उस टाइम पे मैं इतने पेन में थी कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नोटिस नहीं की थी, बट या मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस था ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने का। तो मैं वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी सिर्फ गायनेक या 1-2 नर्स होती हैं, 2-3 नर्स होते हैं असिस्टेंट के लिए, गायनेक होते हैं आपके, देन एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं, देन पेडिट्रिशियन डॉक्टर होते हैं, उनके हेल्पर होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं। जैसे कम से कम 7-8 लोग थे आराम से ऑपरेशन थिएटर के अंदर। देन फिर मैंने देखा कि मेरी जो मैम है वो भी ड्रेस वगैरह चेंज करके अंदर आ गई थी। मैंने देखा कि बीचों बीच जो रूम के ना एक छोटा सा बेड लगा हुआ, बेड इतना पतला होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार उसके अंदर अगर कोई बहुत हेल्दी इंसान होगा तो वो कैसे आएगा। बहुत पतला सा एक बेड होता है, उसके ऊपर लाइट वाइट सब कुछ होते हैं। मुझे वो जो मेरा सलाइन था वो बाहर से वो उस टाइम पे निकाल के लेकर आए थे एंड अंदर आने के बाद वो मुझे वापस सलाइन लगाने वाले थे। तो उन्होंने मुझे उस बेड पे बिठाया। पहले उन्होंने मुझे लेटा दिया बेड पे, पूरा लेट जॉर्ज पे। वो मुझे काफ़ी छोटा लग रहा था क्योंकि मेरी ऑब्वियसली उस टाइम में वेट गेन काफ़ी अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत छोटा है, इसमें तो मैं ठीक से नहीं लेट पा रही, मुझे कम पड़ रहा है। बट मैं उसके बाद उसमें लेट गई। फिर लेटने के बाद उन्होंने मुझे सलाइन लगाने के लिए वापस ट्राई किया। तो मेरे हाथ में ऑलरेडी सलाइन से ना बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे इस हाथ में ना ऑलरेडी पेन हो रहा है, क्योंकि जो बाहर एक नर्स थी वो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी एंड उसने मेरे हाथ में जब ना सलाइन निकालने के लिए ट्राई किया ना तो उसने पूरी अंदर से जो नीडल्स थी वो हिला दी थी एंड उस वजह से मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहा था। तो उसके बाद मेरा इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गया, क्योंकि उन्होंने मुझे इस हाथ से मूव करके इस हाथ पे वापस सलाइन लगाने के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट किया। यहाँ पर उन्होंने मेरी नस पहले ढूंढी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेरे लिए सलाइन लगाई। पूरा जो इस साइड का उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था सलाइन को लटकाने का स्टैंड, सब उन्होंने इधर मूव किया इस साइड पे। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद उन्होंने सलाइन इधर ट्रांसफर कर दी, बट उन्होंने इधर की नीडल भी नहीं निकाली, ये नीडल भी लगी हुई थी, साथ में भी सलाइन लग चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि अभी आप, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आ गए थे, वो मेरे साइड में थी, दैट वाज अ फीमेल डॉक्टर। तो वो मेरे बाजू में आके खड़ी हो गई थी सर के पास में। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने इसके पहले कभी एनेस्थीसिया लिया है क्या। ये चीज़ मुझे फॉर्म फिल करते टाइम पे भी पूछी हुई थी। मैंने बोला कि हाँ, मेरा एक बार एक ऑपरेशन हुआ था हाथ का, उस टाइम पे मुझे एनेस्थीसिया दिया था। तो उन्होंने बोला आपको कुछ उससे एलर्जी वगैरह कुछ रिएक्शन तो नहीं हुआ था। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप उठ के बैठ जाओ, उसके बाद हम आपको अभी एनेस्थीसिया देने वाले हैं, बैक में यहाँ पे नीचे देने वाले हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि उठ जाओ। अब वो बेड इतना छोटा था, क्योंकि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में पूरी टाइम पे ऐसे आदत थी कि ऐसा हाथ एक साइड पे से रख के खुद को सपोर्ट दे के इस तरीके से उठने की आदत थी। तो वो बेड इतना छोटा था कि मैं उसमें मुड़ के हाथ रखने के लिए स्पेस नहीं थी। तो मैंने उनको बोला मैं नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे एकदम डायरेक्ट सीधे उठने में तकलीफ हो रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे पीछे से सपोर्ट दिया एंड मुझे तुरंत उन्होंने बिठा के रख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो गाउन मेरे पास वहाँ पे था वो उस तरीके से फ्रंट ओपन वाला गाउन था। तो फिर उन्होंने मेरा गाउन पीछे से उठाया और उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी हम आपको जो एनेस्थीसिया है वो देने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी पीठ पे एक लिक्विड जैसा कुछ जैसा ठंडी ठंडी सी चीज़ थी वो अप्लाई करना स्टार्ट किया। आई थिंक उसे कुछ प्रीलोड वगैरह बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो क्या था। बट मुझे ना एकदम ऐसा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था जब वो मेरे पूरे बैक पे वो चीज़ को अप्लाई कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे यहाँ नीचे तक मुझे वो चीज़ अप्लाई की। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे वजाइनल एरिया के आसपास भी वहाँ नीचे साइड में भी वो चीज़ अप्लाई की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ओके, आर यू रेडी, अभी हम आपको एनेस्थीसिया देने वाले हैं। एक हल्का सा आपको सिर्फ ऐसा सुई जैसा फील होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने बोला या आई एम रेडी, क्योंकि मुझे जनरली जो इंजेक्शन वगैरह है या ऐसा सीरिंज वगैरह सलाइन वगैरह उनसे बहुत डर नहीं लगता। हाँ, मुझे सलाइन से डर लगता है कि सलाइन लंबे टाइम तक हाथ में लगी है, बट मुझे ऐसे डर नहीं लगता। तो मैंने बोला या आई एम रेडी। तो जैसे मैंने उनको बोला कि यस आई एम रेडी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दे दिया। जो उन्होंने जैसे एनेस्थीसिया दिया तो एक हल्का सा सुई जैसा जो चुभता है ना, इस तरीके से फील आया एंड उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप तुरंत से लेट जाओ। तो उन्होंने मुझे पकड़ के तुरंत से लेटा दिया, क्योंकि मुझे एकदम से ऐसे पीछे होकर लेटने को प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने मुझे खुद से पकड़ के लेटा दिया। उन्होंने उसके बाद मुझे पूछा कि अभी आपको नीचे की साइड में कुछ फील वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे एनेस्थीसिया देते हैं उसके बिना कुछ मतलब मिनट्स में ही आपका जो पूरा बॉडी है वो इस तरीके से सेंसलेस हो जाती है, आपको सेंस फील होना बंद हो जाता है। अच्छा, मैंने ये सुना हुआ था कि डिलीवरी के टाइम पे ना आपके जो दोनों हाथ है वो
उसे इस तरीके से करके बांध दिया जाता है ताकि आप आपके हाथ ना चला पाओ किसी भी केस में अगर आपको कुछ भी अनईजी लग रहा है तो। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मेरे हाथ नहीं बांधे। हालांकि उन्होंने मेरे दोनों जो हाथ थे उस तरीके से फैला के मेरे हाथ के नीचे कुछ सपोर्ट जैसा सा स्टैंड जैसा रख दिया था, तो दोनों हाथ उन्होंने मेरे इस तरीके से खोल दिए थे। एंड उन्होंने बोला कि हाथ मत उठाना, बट उन्होंने मेरे हाथ को बांधा नहीं था किसी भी चीज़ से। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ भी नीचे के साइड में फील हो रहा है, तो मैंने बोला नहीं कुछ भी फील नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे यहाँ पे बीच में एक चादर लगा दी थी, तो इस साइड में डॉक्टर्स एंड नर्सेस थे जो अपना ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे थे। एंड उसके बीच में उन्होंने एक स्टैंड जैसा रख के उसके ऊपर एक चादर लगा दी थी, तो मुझे ऊपर से थोड़े बहुत फेस दिख रहे थे लोगों के, लेकिन मुझे बीच में क्या हो रहा है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं पूरी डिलीवरी के टाइम पे अपनी जाग रही थी एंड उन्होंने बहुत ही अच्छा सा एक म्यूजिक लगा दिया था। आई डोंट रिमेम्बर दी सॉन्ग, बट काफ़ी एक सॉफ्ट सा उन्होंने ओल्ड सॉन्ग साइड में प्ले कर दिया था एक माहौल बनाने के लिए डिलीवरी रूम में। एंड आई थिंक वो सबके साथ यही करते हैं, हर हॉस्पिटल में यही प्रैक्टिस है कि वो लोग एक सॉन्ग लगा देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सके एंड आप अच्छा फील कर सको। तो वो सॉन्ग वगैरह प्ले हो रहा था, बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर था। एंड जब वो ये डॉक्टर सारा प्रोसीजर कर रहे थे ना, उस बीच में मुझे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन, मतलब मेरा हाथ जो इस तरीके से रखा हुआ था ना, इस हाथ में ऐसा लग रहा था कि किसी ने कितना बर्डन डाल दिया हो, मतलब इतना पेन था। तो मैंने फिर डॉक्टर को धीरे से आवाज़ दी, मैंने बोला डॉक्टर। उन्होंने बोला हाँ बोलो क्या हुआ। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, मैं हाथ नहीं रख पा रही हूँ ऐसे, मेरे हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट किया, बट उसके एडजस्ट करने के बाद भी थोड़ा पेन मुझे था। बट मैंने बोला कि लेट इट बी, वो पेन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे साथ जो प्रोसेस हो रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहाँ से पेन से अपना दिमाग को डाइवर्ट किया एंड जो मेरा प्रोसीजर हो रहा था मैंने अपना दिमाग उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया। डॉक्टर ने कट किया, मुझे समझ में आया, मतलब कि ऐसा फील नहीं होता, आपको कोई पेन नहीं होता बट समझ में आ जाता है। एंड फिर उन्होंने कट किया एंड उसके बाद आई थिंक उन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा कुछ स्ट्रेच किया, जैसे आपको ऐसे फील होता है ना कि कोई ऐसी किसी चीज़ को ऐसे फाड़ रहा है, जैसे आप किसी पैकेट को ऐसे करके फाड़ते हो ना, तो ऐसा एक फीलिंग आया। पेन अभी भी कुछ भी नहीं था क्योंकि आपको ऑलरेडी एनेस्थीसिया दिया जा चुका था, तो एनेस्थीसिया की वजह से कुछ नहीं था। फिर एक मेरे यहाँ पे सर के साइड पे एक जेंट्स, वो डॉक्टर थे या हेल्पर थे, आई डोंट नो कौन थे, वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि अभी ना हम आपको यहाँ पे प्रेशर डालेंगे बहुत ज़ोर से बेबी को बाहर खींचने के लिए, क्योंकि बेबी थोड़ा सा अंदर की साइड में है, उसे बाहर ऐसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बोला कि ओके। तो उन्होंने बोला आर यू रेडी, तो मैंने बोला कि या आई एम रेडी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे हाथ रख के बहुत ज़ोर से ऐसे पुश किया। ही वॉज अ मेल, तो उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ये वाला प्रेशर मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि यहाँ पे इतना एनेस्थीसिया का कुछ असर नहीं था ज़्यादा। तो उन्होंने ऐसे ज़ोर से 1-2 बार ऐसे पुश किया, उसके बाद समझ में आया कि डॉक्टर ने बेबी को बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद डॉक्टर ने बेबी को बाहर निकाल लिया। जैसे डॉक्टर ने बेबी को बाहर निकाला, उसके बाद बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर ने बोला कि जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बाजू से बोला कि कांग्रेट्स, इट्स अ गर्ल। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मैं रियली एकदम से मैंने सोचा कि उन्होंने बेबी गर्ल ही बोला, क्योंकि मुझे आसपास हर किसी ने बोला था कि तुम्हें बेबी बॉय होने वाला, बेबी बॉय होने वाला। तो जब उन्होंने बोला कि बेबी गर्ल है, बिकॉज आई रियली वांटेड अ बेबी गर्ल, मतलब मुझे कहीं ना कहीं था कि यार मुझे बेबी गर्ल चाहिए। तो जब उन्होंने बोला कि बेबी गर्ल हुई है तो मैं बहुत खुश थी। एंड वो एक ऐसा टाइम होता है ना कि आपकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आने लगते हैं जब आप अपने बेबी को देखते हो। तो उन्होंने ऐसे साइड से करके बेबी को दिखाया मुझे एंड ऑब्वियसली मेरी आंखों से उस टाइम पे आंसू आए थे। वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि क्या मैंने इसे बर्थ दिया है, कि मेरा बच्चा है। तो उन्होंने दिखाया बेबी को एंड उसके बाद ना वो बेबी को दिखाया। बेबी के रोने की आवाज़ एकदम हल्की सी रोने की आवाज़ थी क्योंकि बेबी जस्ट बाहर आया, तो बहुत ज़्यादा लाउड बेबी तो उस टाइम पे नहीं रोता है। अब तो पूछो, अब वो इतना लाउड रोती है कि मतलब आसपास के सारे लोग घर को पता चल जाता कि बेबी रो रहा है। बट उस टाइम पे जो उसका रोने का साउंड था ना वो बहुत ही लाइट सा था। फिर उसके बाद डॉक्टर्स उसको बाहर लेके चले गए फैमिली को दिखाने के लिए। उन्होंने फैमिली को दिखाया, उसके बाद वो बेबी को अंदर लेके आए। उसके बाद मेरा यहाँ पे प्रोसीजर वगैरह चालू हो गया था, मेरी जो स्टिचिंग वगैरह थी वो चालू हो गई थी। एंड यहाँ पे साइड में एक जो बेबी को रखने वाला ट्रे होता है वो रखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी लगे हुए थे। वो जो पेडिट्रिशियन डॉक्टर थे उनका हेल्पर था, वो लोग वहाँ पे बेबी को क्लीन कर रहे थे। अब क्योंकि वो साइड में था एंड वो मुझे दिख रहा था, तो मैं ना पूरे टाइम ऐसे करके यहाँ से ऐसे देख रही थी कि अच्छा ये
मेरे बेबी को क्लीन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बेबी की स्किन पे मुझे पूरा वाइट वाइट होता है वो सब लगा हुआ था, एंड वो बेबी को अच्छे से वहाँ पे क्लीन कर रहे थे। बेबी बीच बीच में रो भी रही थी, एंड वो थोड़े थोड़े से पैर मार रही थी ना, तो उसके पैर मुझे वो जो उन्होंने ग्रीन कपड़े क्लोथ में बेबी को रैप किया हुआ था, वहाँ से उसके ना पैर थोड़े थोड़े से निकल के दिख के आए थे। तो मैं बाकी सब कुछ छोड़ के कंटिन्यू ऐसे ऐसे होके ना सिर्फ अपने बेबी को ही देखती ही जा रही थी कि वो लोग उसको क्लीन करे। तो फिर उन्होंने उसको पूरा क्लीन वगैरह किया अच्छे से। तो जैसे ही उन्होंने बेबी को पूरा क्लीन वगैरह कर दिया, यहाँ पे मेरे स्टिचिंग वगैरह का प्रोसेस जो था वो चालू था। एंड ये सारी प्रोसेस के बीच में ना साइड में एक बोर्ड था जो मैंने एंट्री के टाइम पे ही देख लिया था। एक वाइट बोर्ड था, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, लाइक बेबी ऑफ ज्योति लिखा हुआ था। देन वहाँ पे बेबी का बर्थ टाइम था, बेबी का वेट था, जो भी सारी चीज़ें थी ना वो वहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग्स थी। वहाँ पे वो तुरंत मेंशन, मतलब जैसे आपका बेबी बाहर आता है वो वहाँ पे टाइम मेंशन कर देते हैं। तो मैं आपको तो अंदर जाने के बाद टाइम का कोई अंदाजा नहीं होता कि कितने बज रहे हैं। मैंने पहले तो उनको पूछा कि डॉक्टर बेबी कितने बजे हुआ, तो फिर उन्होंने बोला 12:13। फिर मैंने जब साइड वाले बोर्ड में देखा तो वहाँ पे भी उतना ही लिखा हुआ था। बेबी का जो वेट था बर्थ का वो था 2.68, तो मेरे बेबी का वेट 3 kg से कम था। बेबी को उन्होंने क्लीन वगैरह कर दिया, वहाँ पे बेबी को रखा हुआ था। वहाँ पे कुछ ऊपर से कुछ लाइट्स वगैरह भी फोकस आ रही थी बेबी के ऊपर। तो मैं बस पूरे टाइम ऐसे सर हेड करके ना अपने बेबी को ही देख ली थी। फिर मेरा स्टिचिंग वगैरह हुआ, तो मेरे मॉम वगैरह बोल रहे हैं कि मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैं कितने बजे अंदर गई, बेबी को कितने, बट मम्मी लोग बोल रहे हैं कि मुझे अंदर लेके डॉक्टर गए हैं, उसके 20 मिनट के अंदर वो लोग बेबी को लेके बाहर चले गए। हालांकि मेरे इस चीज़ में भी टाइम लगा, मेरा जो सिरिंज यहाँ से यहाँ आया ना, सलाइन वगैरह, उसमें टाइम लगा। मुझे लगता है अगर वो भी नहीं होता तो शायद 15 मिनट के अंदर ही मेरा डिलीवरी हो जाता। तो बहुत फास्ट होता, अंदर प्रोसेस इतना फास्ट होता, सब लोग रेडी खड़े रहते हैं बस कि हाँ आप अंदर आओ, सारा प्रोसीजर तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी सब जो नर्सेस होते, डॉक्टर होते, वो अपने ड्रेसेस पहन के रेडी रहते हैं, उन्होंने ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहने होते, तो वो तुरंत बहुत फास्ट फास्ट काम चालू कर देते हैं। फिर मेरा जब स्टिचिंग पूरा हो गया उसके बाद मुझे इतना समझ में आया कि उन्होंने मुझे वो जो यूज एंड थ्रो वाली पैंटी होती, पीरियड पैंटी होती, मैटरनिटी, वो पहनाई उन्होंने मुझे उसके बाद में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वापस से पूछा कि कुछ अभी पेन वगैरह हो रहा है कि, मैंने बोला नहीं अभी कुछ भी पेन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला ओके अभी हम आपको ना बाहर शिफ्ट करने वाले हैं, एंड बाहर हम आपको 2-3 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। तो मैंने बोला ओके। फिर उन्होंने बाहर से स्ट्रेचर लाया बड़ा वाला, एंड उसके बाद अब वो मुझे स्ट्रेचर से यहाँ पे कैसे मूव करेंगे, तो यहाँ से 4-5 लोगों ने मुझे पकड़ा, 2 या 3 लोगों ने ऊपर से पकड़ा, 2 लोगों ने नीचे से पकड़ा, और उन्होंने मुझे ऐसे जो ऑपरेशन थिएटर वाला जो स्ट्रेचर था उससे उठा के नॉर्मल वाला जो स्ट्रेचर था उसमें मूव किया। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे साइड में ही मेरा बेबी दिया। मतलब वो फीलिंग इतनी अच्छी थी ना, उन्होंने मुझे वहाँ पे बेबी दिया साइड में, और फिर उसके बाद वो मुझे स्ट्रेचर से बाहर लेके गए। तो मैं बस ऐसे होके ना अपनी बेबी को ही देखती जा रही थी कि वाह दिस इज माई बेबी। उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद वापस से मुझे जो सलाइन वगैरह थे वो लगा दिए, एंड साइड में एक जो ट्रे था उसमें उन्होंने बेबी को रख दिया। फिर उन्होंने बेबी के कपड़े वगैरह मांगने स्टार्ट किए, घर वालों थे कि बेबी को क्या पहनाना है वो ला के दो। फिर उन्होंने कपड़े पहनाए, उन्होंने तुरंत के तुरंत बेबी को, उतने छोटे बेबी को वो लोग डायपर वगैरह सब कुछ पहना देते हैं, तो उन्होंने बेबी को कपड़े वगैरह पहनाए। उसके उधर बेबी का काम चल रहा था, इधर मेरे सलाइन लगे थे, एंड सडनली मतलब कुछ मिनट्स हुए मुझे बाहर आके, एंड मुझे इसके बाद इतनी ठंड लगनी चालू, इतनी ठंड की मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी ठंड फील नहीं की थी। मैं जब मनाली गई थी ना तब भी मैंने वहाँ लाइक लोएस्ट डिग्री टेम्परेचर में भी मैंने इतनी ठंड फील नहीं की थी जितनी ठंड मुझे उस दिन वहाँ पे फील हुई। मेरी बॉडी थर 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 काँप रही थी ठंड से, मैं मतलब तड़प रही थी ठंड से। मैंने पहले तो उन्होंने मुझे कोई ब्लैंकेट नहीं दिया था, तो मैंने बोला मुझे ठंड लग रही ब्लैंकेट दो, तो उन्होंने मुझे एक ब्लैंकेट ला के दिया, एक ब्लैंकेट उड़ाया, बट मुझे वापस से बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने उन्हें बोला मुझे और ब्लैंकेट चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा ठंड से काँप रही हूँ। उन्होंने ब्लैंकेट लाने में टाइम लगाया, तो मैंने रवि को बोला कि अब हम घर से जो ब्लैंकेट लेके आए वो फटाफट से लेके आओ। तो रवि ने रूम से जो ब्लैंकेट था वो ला के दिया मुझे, वो ब्लैंकेट उड़ाया। फिर उसके बाद तब वो ब्लैंकेट अपना भी लेकर आ गए थे हॉस्पिटल वाले को, और मुझे उसके बाद भी इतनी ठंड लगी थी, तो उन्होंने मुझे तीसरा ब्लैंकेट भी उड़ा दिया। तीसरा ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी गाइस ट्रस्ट में मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना कि मैं पूरी कंटिन्यू हिल रही थी, मैं ऐसी 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 ठंड से हिल रही थी पूरी। मुझे लग रहा था कि मैं आज, तो लगता है मेरा आज का दिन खत्म होने वाला, आज के आज ही ठंड में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे इतनी ठंड लग रही थी। तो डॉक्टर को मैंने बुला के बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मम्मी ने भी डॉक्टर को 1-2 बार बोला कि उसे बहुत ठंड लग रही है, उसे आके देखो। देन फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि वो एनेस्थीसिया का असर है, किसी किसी को ठंड लगती है, आप थोड़ी देर नॉर्मल रहो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो कम से कम 20-25 मिनट के बाद आई कैन सी कि वो जो ठंड थी वो धीरे धीरे कम हो गई, एंड उसके बाद जो मुझे गर्मी जैसी लगने लग गई हल्की थी। फिर मैंने ब्लैंकेट हटवा दिए, तो मुझे बहुत उस टाइम पे ठंड लग रही थी। मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो ठंड कितनी ज़्यादा थी। मतलब मैं पूरी
काँप रही थी ठंड से, मैंने यहाँ तक ब्लैंकेट ले रखा था, उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा ठंड से काँप रही थी। तो इस तरीके से किसी किसी को ठंड लगती, किसी किसी को नहीं लगती, किसी किसी को कभी हेडेक स्टार्ट हो जाता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इतनी देर में उन्होंने बेबी को यहाँ पे पूरा रेडी वगैरह कर दिया था, उसके कान में कैप पहना दी थी, उसके सॉक्स पहना दिए थे, उसके मिटन्स पहना दिए थे, सब कुछ उन्होंने बेबी को पहना के रेडी कर दिया था। मैं ये सारा प्रोसेस भी देखती जा रही थी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क वगैरह लिख के रवि को दे दिया। एंड उसके बाद घर वालों ने वहाँ पे ही मिल्क बनाया, बेबी को फीड करे थे। मुझे सुनाई दे रहा था क्योंकि मुझे तो मूव होना नहीं था, मैं जैसे सीधी लेटी हुई थी वैसे ही लेटी थी, तो मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था कि वो लोग बेबी को फीड करा रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर आपका बीपी वगैरह सब नॉर्मल रहेगा तो हम आपको थोड़ी देर पहले रूम में ट्रांसफर कर देंगे। 2.5 घंटे उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा। उस बीच में बहुत बार मेरा बीपी वगैरह चेक होता रहा, तो बीपी जैसे नॉर्मल दिख रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अभी सब कुछ ठीक है, अभी हम आपको शाम में रूम में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो शाम के टाइम पे आई थिंक कुछ 4 बजे के आसपास उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। बेबी को ऑलरेडी पहले ही रूम में भिजवा चुके थे घर वालों के साथ में, एंड फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे मूव कर दिया। तो बस उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। रूम में आने के बाद भी मुझे लेटा दिया गया। मुझे बोला गया कि आज पूरा दिन आपको उठना नहीं है, आपको एक इस तरीके से ही लेटना, आपको करवट भी नहीं बदलनी है। पहले मुझे ऐसा बोला गया था, लेकिन रात में मुझे फिर नर्सेस ने आके कहा कि अभी आप करवट बदल लो, थोड़ा थोड़ा आप लेफ्ट राइट बीच बीच में होते रहो। तो बस बेबी मेरे यहाँ साइड में थी, मम्मी एंड रवि बीच बीच में बेबी को फीड वगैरह करा रहे थे। एंड जब आपको ना ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, उस टाइम पे ही ना आपको यहाँ पे यूरिन का पाइप डाल दिया जाता है अंदर, नीचे यूरिन का एक बैग लगा दिया जाता है। तो आपको उसके बाद यूरिन के लिए उठना नहीं है बार बार, आपका यूरिन खुद ही उस बैग में इकट्ठे होता रहता है। एंड जब बाद में वो भर जाता है तो आपको जो हेल्पर्स है वो वगैरह आके आपका यूरिन ऑलरेडी उसमें इस बैग से निकाल के एम्प्टी कर देते हैं। वो यूरिन वाला बैग आपको पूरा एक दिन लगा के रखा जाता है, 24 आवर्स के लिए मुझे भी वो यूरिन का बैग लगा के रखा गया था। एंड नेक्स्ट डे जब वो हो गया ना, तो वो यूरिन का बैग वो आके निकाल के चले गए। जब उन्होंने यूरिन का बैग लगाया था तब मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला था क्योंकि उस टाइम पे एनेस्थीसिया का असर था। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट यूरिन का बैग निकाला मेरे अंदर से, तब मुझे हल्का सा एक ऐसा पेन समझ में आया था कि एकदम से कुछ खींचा अंदर से उन्होंने। तो वो थोड़ा सा, मैं ऑलरेडी डरी हुई थी क्योंकि मुझे उस चीज़ से बहुत डर लगता है कि यार वो यूरिन का बैग कैसे लगाते होंगे अंदर, उसे कैसे यहाँ पे पाइप को इंसर्ट करते होंगे। तो वो थोड़ा सा पेन मुझे समझ में आया था। तो बस इस तरीके से यूरिन आपको यूरिन के लिए नहीं उठना, आपको ऑलरेडी हेल्पर वगैरह आएंगे आपके, और वो आपको ना खुद ही आपके पैड चेंज करके जाएंगे। जब आपको उनको लगेगा कि पैड भर गए, आप अगर उनको बुलाओगे, बोलोगे मुझे लग रहा है पैड भर गया, तो खुद ही आपको आपके पैड वगैरह चेंज करके जाएंगे। आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है उस दिन पूरा दिन। फिर मुझे शाम वगैरह में ना उन्होंने थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप पानी दिया पहले। उन्होंने बोला कि इसे 3-4 ड्रॉप पानी की लेके देखो, अगर तुम्हें लगेगा कि ठीक है उसके बाद हम तुम्हारा जो लिक्विड डाइट है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले उन्होंने 1-2 सिप पानी दिया। जब ऐसा लग रहा था ना कि ऐसा कितनी प्यास लगी हुई है ना, आपको इतना सा पानी दिया जा रहा, तो वैसे थोड़ा सा पानी दिया। दिविशा उठ गई है, आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में। तो मैं जल्दी जल्दी सी वीडियो में आप लोगों को बाकी की चीज़ें बता देती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उस दिन नारियल पानी दिया एंड रात में सूप दिया लाके। तो 2 बार उन्होंने नारियल पानी दिया एंड एक बार मुझे उन्होंने पतला सा सूप ला के दिया। तो उस तरीके से पूरा दिन लिक्विड डाइट पे रखा उन्होंने मुझे। एंड नेक्स्ट डे से उन्होंने मुझे सेमी सॉलिड डाइट पे लाया। तो उन्होंने मुझे उस दिन जो ओट्स का ऐसा लिक्विड सा खिचड़ी जैसा है वो वगैरह दिया उन्होंने मुझे। एंड उसके बाद ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉक्टर्स वगैरह आए एंड उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको उठना है ना, आपको वॉक करना है। तो यूरिन का बैग इस तरीके से एक हाथ से जो नर्स है उन्होंने होल्ड किया असिस्टेंट ने, एंड वो बोलते कि आप थोड़ा सा रूम में वॉक करो। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा वॉक करना है। बहुत उस टाइम पे मुझे पेन हो रहा था वॉक करने में, मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा वॉक करो। तो बस इस तरीके से मुझे वॉक कराया गया। मुझे पहले बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा सा वॉक करो, देन बैठो, देन फिर थोड़ी देर वॉक करो। उन्होंने कहा कि आप जितना ज़्यादा वॉक करोगे ना उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो मुझे उस टाइम में तो बहुत पेन हो रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, डॉक्टर वॉक करा के चले गए। उन्होंने बोला आप बीच में जब भी आपको टाइम लगे तो आप थोड़ा थोड़ा उठ के वॉक करते रहो। तो मैंने ऐसा किया कि मैं बीच बीच में उठ के थोड़ा थोड़ा वॉक कर ले रही थी। हालांकि मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बट मैंने सोचा कि मैं जितना वॉक करूँगी उतना मेरे लिए अच्छा है। एंड एक प्रॉब्लम जो मुझे हो रही थी, मुझे बेड से उठने एंड वापस लेटने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं जब भी बेड से उतरती थी ना, मेरा बेड थोड़ा सा ऊंचा था। डिस्चार्ज वाले दिन हमें पता चला कि बेड एकदम नीचा हो सकता था। असिस्टेंट ने मुझे बोला कि इससे नीचे नहीं होगा, बट लास्ट पे समझ में आया कि और नीचे जा सकता था। तो वो थोड़ा सा ऊपर था, तो मुझे बेड से उतरने में बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं जब लेटी होती थी तो पूरा बेड फ्लैट करवाती थी। जब मुझे उतरना होता था तो मैं उनको बुलाती थी, बेड को ऊपर करवाती थी, उठ के पहले बैठने वाली पोजीशन में आती थी एंड फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे छोड़ते उतरती थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था चढ़ने उतरने में, एटलीस्ट फिलहाल स्टार्टिंग के 2 दिन। तो बाद में तो आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने खुद भी थोड़ी बहुत पैकिंग की थी उठ के। हालांकि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी, बट मुझे एक चीज़ पता थी
कि जितना ज़्यादा खुद मैं अभी यहाँ पे अपने आप को अपने ऊपर काम करूँगी, वॉक करूँगी, उतना मेरी रिकवरी जल्दी होगी। बस इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा वॉक करके चलना स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे से तो मेरा जो सेमी सॉलिड स्टार्ट हो गया था। थर्ड डे पे तो मेरे को अच्छे से उन्होंने पूरा खाना वगैरह दे दिया था, पनीर की सब्जी भी दी थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में थोड़ा सपोर्ट कम मिला नर्सेज की तरफ से, क्योंकि वो रात में जब मैं उन्हें फीडिंग के लिए असिस्ट करने के लिए बुलाती थी बेबी की, तो कई बार वो लोग नहीं आते थे। तो इस तरीके से रात में मेरे साथ मम्मी रवि रुकते थे, तो वो लोग बेबी को टाइम टाइम पे फीड देते रहते थे एंड मैं भी जगी रहती थी। तो बस ये मेरा पूरा एक सी सेक्शन डिलीवरी का एक एक्सपीरियंस था। डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट जो हॉस्पिटल में स्टे का एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा इधर उधर चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतना असिस्टेंट नहीं मिल रहा था नर्सेज से। एंड मॉर्निंग के टाइम पे ना एवरीडे नर्सेस आते थे, तो वो ना आपके बेबी को पूरा वाइप करके जाते थे, बेबी को वाइप करके डायपर पहना के चेंज करके नए कपड़े पहना के जाते थे, एंड आपको भी पूरा पैड वगैरह वो चेंज कर देते। एक दिन वो आपका पूरा सारा काम कर देते हैं, नेक्स्ट डे भी वो करते हैं, बट मैंने नेक्स्ट डे मैं उठ पा रही थी, मैंने उनको बोला आप मत करो, मैं खुद ही जाके कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला थैंक गॉड आप खुद कर लोगे, तो हमारा एक काम कम हो गया। मैंने नेक्स्ट डे अपना खुद ही जो पैड वगैरह वो जाके चेंज कर लिया, कपड़े वॉशरूम में जाके चेंज कर लिए थे। तो ये था मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस। तो सी सेक्शन की डिलीवरी बहुत लोग ऐसा डरा के रखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो जैसे कुछ थोड़ी चीज़ें तो इधर उधर सब चीज़ों में होती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में जा रहे हो तो आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत पेन होता है, एंड अगर आप सी सेक्शन में जा रहे हो तो आपका डिलीवरी एकदम आराम से हो जाता है, कोई पेन समझ में नहीं आता, बट आपको थोड़े दिन बाद में पेन होता है। तो पेन या तो आप पहले सहलो या तो आप बाद में सहलो, दोनों ही तरीके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बेबी को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू लाओगे तो आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से आ रहा है या सी सेक्शन से आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेबी एक अच्छे तरीके से सेफली बाहर आ जाए एंड बेबी को कुछ भी हार्म ना हो, मदर को कुछ भी हार्म ना हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई वुड से कि आपको कभी भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना कि नहीं मुझे नॉर्मल ही चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए, ऐसा है। तो आपका जो हो रहा है ना वो है ट्रस्ट योर डॉक्टर, जो भी है सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस आप एंड आपका बेबी अच्छे से रहो, हेल्दी रहो एंड सेफ रहो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइस ये था मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट बेयर विथ मी। सो ये थी मेरी सी सेक्शन की स्टोरी। आप इस स्टोरी को दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो, ताकि उनको थोड़ा इससे मोटिवेशन मिल जाए कि सी सेक्शन की डिलीवरी इतनी भी बेकार नहीं होती जितना लोग बता के रखते कि बहुत पेन होता है। देखो आप, मैं 10 दिन के अंदर मैं अपनी किचन में थी एंड अभी 2 महीने के अंदर मैं फुली एक्टिवली सारे काम घर के कर रही हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि सी सेक्शन की डिलीवरी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है, आप हमेशा के लिए कुछ काम नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। वी विल सून मीट यू, बाय बाय, टेक केयर।